हेलो बच्चों, नमस्कार। मोल कॉन्सेप्ट की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और अभी तक बेटा मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आयनिक मास क्या होता है। ये सारी ही चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ लिया था, ठीक है ना? उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए आज आगे बढ़ते हैं। तो आज बेसिकली हम एक टर्म को डिफाइन करेंगे जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था बेटा। और वो टर्म क्या है? मोल। ठीक है ना? तो आप समझो, जैसे कुछ चीजों को मेजर करने की जो यूनिट्स होती हैं, जो कॉमन यूनिट्स होती हैं, जो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने सुना होगा दर्जन, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डजन। तो 1 डजन में किसी भी चीज के 12 आइटम्स होते हैं कि नहीं? जैसे हम केला खरीदने गए, मम्मी ने कहा 2 डजन केले ले आना। तो कितने केले आप लाते हो? 2 × 12, 24 केले आप लाते हो कि नहीं, बताइए। ठीक वैसे ही एक यूनिट और होती है चीजों को मेजर करने की, स्कोर। 1 स्कोर में होते हैं बेटा 20 आइटम्स। सिमिलरली एक होता है ग्रॉस। 1 ग्रॉस में होता है 144 आइटम्स। ठीक है बेटा? तो ठीक इसी तरह माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बेटा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनकी संख्या को मेजर करने के लिए एक यूनिट डिफाइन की गई, जिसको हमने क्या बोला? मोल। क्या बोला? मोल। सो मोल इज बेसिकली द एसआई यूनिट ऑफ measuring the amount of substance। ठीक है बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए एसआई यूनिट क्या होती है? मोल्स होती है। ठीक है बेटा? अब हमें ये पता करना है कि जिस तरह 1 डजन में, 1 स्कोर में, 1 ग्रॉस में फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक वैसे ही मोल्स में कितने आइटम्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे। पहले मैं मोल को डिफाइन करता हूं। तो मोल को हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल इज द amount of substance that contains as many particles. 1 mole is the amount of substance that contains as many particles of that substance as there are C12 atoms in 12 gram of C12 sample। क्या कह रहा है बेटा? मेरी बात समझो। क्या कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या होगा? कह रहा है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उस सब्सटेंस का वो अमाउंट होगा जिसमें कि कितने पार्टिकल रहेंगे? जिसमें कि उतने ही पार्टिकल रहेंगे जितने की C12 एटम्स होते हैं इन 12 ग्राम ऑफ C12। समझो, डेफिनेशन याद करना एक बात है, समझना दूसरी बात है बेटा। जैसे मान लो मैंने 12 ग्राम ऑफ C12 लिया, है ना? मान लो मैंने 12 ग्राम ऑफ C12 लिया। C12 समझते हो आप? C12 मतलब कार्बन का ऐसा आइसोटोप जिसका मास नंबर 12 है। मास नंबर 12 मतलब कार्बन का ऐसा आइसोटोप जिसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है ना? तो सपोज करो मैंने 12 ग्राम ऑफ C12 लिया। इस 12 ग्राम ऑफ C12 में मुझे पता करना है कितने C12 के एटम्स होंगे। मान लो 12 ग्राम ऑफ C12 में बेटा C12 के 100 एटम आए, तो हम क्या मान लेंगे कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उस सब्सटेंस के 100 पार्टिकल होंगे। मान लो कैलकुलेशन करने पर 12 ग्राम ऑफ C12 में 10,000 पार्टिकल आए, तो हम क्या मान लेंगे कि 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस में उस सब्सटेंस के 10,000 पार्टिकल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब मेन चीज क्या है? मेन चीज हमें यहाँ पे ये निकालना है कि 12 ग्राम ऑफ C12 में C12 के कितने एटम्स होंगे। ठीक है बेटा? चलो, अब आप एक बात समझो, होता क्या है? फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मतलब एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगाया गया
कि एक C12 एटम का जो मास होता है बेटा वो ऑलमोस्ट होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक C12 एटम का मास ऑलमोस्ट इतना होता है, या फिर इसको मैं ये लिख दूं कि 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, यहाँ पे जी लिखा गया, आई एम सॉरी, इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन C12 एटम। ठीक है ना। अब लगाते हैं यूनिटरी मेथड, जिसमें तो आप माहिर ही होगे। तो 1 ग्राम में कितने C12 के एटम होंगे? 1/1.992648 into 10⁻⁻23 C12 atoms. Therefore 12 ग्राम ऑफ C12 में C12 के कितने एटम्स होंगे? 12/1.992648 into 10⁻⁻23 atoms of C12। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 10⁻⁻23 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 10⁻23 इंटू ये 12, ये 1.99 ऑलमोस्ट 2 है, लेकिन 2 से हल्का सा छोटा है, तो वैल्यू क्या आएगी? 6 से हल्की सी बड़ी, और वो ऑलमोस्ट आती है 6.022। ठीक है ना। इसका मतलब 12 ग्राम ऑफ C12 में बेटा C12 के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। 12 ग्राम ऑफ C12 में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा C12 का। तो इसका मतलब एक मोल में, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे? उस सब्सटेंस का 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है ना। और ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 आपने बोला, इसको हम लोग बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। एन कैपिटल ए से अवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल of a substance contains 6.022 into 10⁻23 particles, या फिर अवोगाड्रो नंबर of that substance। अब समझ में आ रहा है कि अवोगाड्रो नंबर कहाँ से आया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। जैसे 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 मैंने आपसे कहा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 या n इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं, बताओ। और मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि मोल कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड है। तो मान लो मैंने आपसे कहा 5 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्या 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 या 5 n इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? इजी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे कहा 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बताइए। 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 या 0.5 n इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं? बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा 1 मोल ऑफ वाटर, जिसके भी मोल की बात की जाए उसी के पार्टिकल्स की हम बात करते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of water। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर? ठीक है। तो हम एक आसान सा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्या बेटा, कि 6.022 इंटू 10⁻23 particles is equivalent to 1 mole of that particle,
Therefore, one particle is equivalent to 1 upon 6.022 into 10 power 23 moles, है ना? Therefore, अगर किसी सब्सटेंस के x पार्टिकल्स हैं तो मोल्स कितने हो जाएंगे? x अपॉन 6.022 इंटू 10 पावर 23। मतलब किसी पार्टिकल्स की अगर आपको संख्या दी हुई है, किसी पार्टिकल की अगर आपको नंबर दिए हुए हैं तो आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे सिंपली क्या? अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर। या फिर मान लो उल्टा दिया हो, मान लो उल्टा दिया हो, जैसे 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो y मोल्स में कितने पार्टिकल हो जाएंगे? y इंटू अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बहुत ही आसान है, ये यूनिटरी मेथड है ये, ठीक है ना? और ये जो दोनों फॉर्मूले हैं बोथ आर एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स, liquids as well as gas. Both are applicable for solid, liquid as well as gas. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ा जाए, ठीक है? जैसे देखिए मैं आपको बहुत ही आसान से क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ helium atom in 6.022 into 10 power 26 atoms of helium। आंसर क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक है ना? कितने मोल हो जाएंगे बताओ? क्या करेंगे हम? मोल्स ऑफ हीलियम, मोल का सिंबल क्या होता है? स्मॉल है। बात ध्यान, मोल्स को बेटा हम लोग स्मॉल एन से भी, ठीक है ना? मोल्स ऑफ हीलियम कितने हो जाएंगे? कितने एटम्स हैं? 6.022 into 10 पावर 26 अपॉन अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। ऊपर देखो लिखा है ना फॉर्मूला, एक्स पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे? एक्स अपॉन अवोगाड्रो, ठीक है ना? कितना हो गया ये? 10 पावर 3। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बताओ? अच्छा, जैसे मान लो मैंने अगला क्वेश्चन दिया, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन atoms in 3.011 into 10 power 21 molecules of O2। लॉजिकली करेंगे तो देखो यहाँ पे हमको क्या दिया है? यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 दिया है। हमें क्या निकालना है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर मैं आपसे पूछूं मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। 3.011 into 10 power 21 अपॉन 6.022 into 10 पावर 23। कितना आ गया बेटा? 1/2 0.5 into 10 पावर minus 2 which is equal to 5 into 10 पावर minus 3 moles। किसके हैं ये? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, ठीक है? अब एक चीज मुझसे और पूछ रहा है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये कैसे करेंगे? देखो बेटा, क्या एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं कि नहीं बताओ? इसका मतलब जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके दोगुने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे कि नहीं? भाई अगर एक सैंडविच में दो ब्रेड लगा हुआ है तो जितने सैंडविच होंगे उसके दोगुने ब्रेड होंगे, है ना? तो अगर ये हमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दिया तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा? 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ये कितना हो गया?
2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ कितना हो गया ये? 10⁻² मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आप लोगों को? ठीक है? तो मैंने पहले ही कहा है कि जो मोल कॉन्सेप्ट है बेटा, इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ यूनिटरी मेथड। ठीक है? हमको ये समझ में आ गया कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है हम उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स दिया है तो हम उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब मैं आप लोगों के लिए एक टर्म डिफाइन करूंगा बेटा, जिसको हम बोलेंगे मोलर मास। क्या बोलेंगे? मोलर मास। अब देखो मोलर मास क्या है। देखो किसी भी शब्द, किसी भी चीज के आगे अगर मोलर लग जाए, मोलर स्टैंड्स फॉर वन। मोलर स्टैंड्स फॉर वन मोल। ठीक है ना? मोलर मास क्या होता है बेटा? किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। ठीक है ना? मैं लिखता हूं क्या? द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज नोन एज मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के मास को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के मास को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और क्या, ये इंपॉर्टेंट है कि मोलर मास इन ग्राम्स is numerically equal to atomic mass या molecular mass या formula mass in tissue। क्या कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास इन ग्राम एंड एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास इन यू की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। बस यू को हम रिप्लेस करेंगे जी से। ठीक है ना? और ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा, इसको अभी आगे मैं और क्लैरिटी से समझाऊंगा। ठीक है ना? अभी तो आप ये समझो कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के मास को ग्राम में हम क्या कहते हैं? मोलर मास। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और, अगर आप मोलर मास निकाल रहे हो एटम्स का बेटा, एटम्स के मोलर मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। एटम्स के मोलर मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास ही बोलते हैं। अगर मैं मोलर मास निकाल रहा हूं बेटा मॉलिक्यूल्स का, तो हम उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। अगर मैं मोलर मास निकाल रहा हूं मान लो आयनिक कंपाउंड का, तो उसको हम ग्राम फॉर्मूला मास भी बोल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं मोलर मास निकाल रहा हूं आयंस का, तो उसको हम ग्राम आयनिक मास भी कह सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। चलिए आइए, जैसे मान लो मुझे बेटा निकालना है किसी एटम का मोलर मास। ठीक है ना? कोई भी मैं एलिमेंट ले लूं सपोज करो, या फिर मैं कोई भी कंपाउंड ले लूं। ठीक है ना? सपोज करो मुझे निकालना है मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम, कितना ग्राम होगा?
मतलब मैग्नीशियम के 1 मोल या मैग्नीशियम के एवोगैड्रो नंबर का कितना मास होगा। ठीक है बेटा? तो देखो, अगर मैं एक एटम ऑफ मैग्नीशियम की बात करूं, मैंने सिखा दिया है आपको मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो ऑलमोस्ट 24 U होता है कि नहीं। व्हेन आई से 24 U, आपको पिछले लेक्चर्स रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आई विल शेयर द लिंक विथ यू पीपल, ठीक है ना, या फिर आप इस प्लेलिस्ट में देखना लेक्चर 1 2 3 में, ठीक है ना। अच्छा, और ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई लेक्चर पढ़ो तो मेक श्योर करो कि आप उसको शुरू से पढ़ो, ताकि आपको चीजों की क्लैरिटी समझ में आए, ठीक है ना। अच्छा, तो 24 U मतलब अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 24 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का एटॉमिक मास हुआ, ये मैग्नीशियम का एटॉमिक मास हुआ, या फिर मैग्नीशियम के एक एटम का मास हुआ ग्राम में। तो अगर मुझे मोलर मास निकालना है बेटा, अगर मुझे मोलर मास निकालना है मैग्नीशियम का, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, तो क्या करेंगे बताओ। ये अगर एक एटम का मास है तो 2 एटम के मास के लिए क्या करते हैं, इंटू 2। 3 एटम के मास के लिए क्या करते हैं, इंटू 3। अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स निकालने, अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो एक मोल ऑफ मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा, 24 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब बेटा ध्यान से जरा देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चीज मैं इनक्लोज कर रहा हूं, जरा इसको आप ध्यान से देखो। 1.66 इंटू 6.022, 1.66 इंटू 6.022, ये ऑलमोस्ट 10 होता है, ठीक है ना। तो ये तो ऑलमोस्ट बन गया 10, और ये 10⁻⁻24 और 10⁻23 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1। मेरी बात समझ रहे हो। 24 इंटू इससे हो गया 10, और इन दोनों से क्या हो गया, 10⁻⁻1, 24। मेन चीज अभी हमने क्या देखी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कितना आता है, ऑलमोस्ट 1 आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कैलकुलेशन को दिमाग में रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एटम का मास तो 24 U था, और एक मोल का मास, एक एटम का मास 24 U, और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास भी 24, लेकिन 24 ग्राम। वाह, क्या खूबसूरत चीज है ना। क्या हमें कुछ अलग से वैल्यू याद करनी पड़ेगी, नहीं ना। एक एटम का मास 24 U, अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का भी मास 24, लेकिन 24 ग्राम। वही तो मैंने लिखवाया आपको, क्या जरा देखो तो इससे पहले वाली लाइन में कि मोलर मास इन ग्राम, मोलर मास, एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो मैं कह रहा था आपसे कि जो आपका मोलर मास इन ग्राम है, देखो मैंने लिखवाया था ना कि मोलर मास इन ग्राम न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक मास इन यू के बराबर हो गया ना। सिमिलरली मोलर मास इन ग्राम जो है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास इन यू के बराबर। मतलब मुझे अलग अलग वैल्यूज याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आप एक बात समझो, जैसे मान लो मैंने लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है बेटा, मैंने बताया था 18 U। तो ये तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है, इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के आसपास आएगा कि नहीं बताओ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर के एक मोल या वाटर के एवोगैड्रो नंबर का मास कितना होगा, ये निकालने के लिए क्या हमें इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैंने पहले ही बता दिया क्या इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आती है कि नहीं, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया,
18 ग्राम। कितनी शानदार चीज है ना कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास भी 18 है लेकिन यू में, और वाटर के एवोगैड्रो नंबर का भी मास क्या है, 18 है लेकिन ग्राम में। तो यही तो खूबसूरती है बेटा, ये जो हमने वैल्यूज चुना, हमने क्यों 1 एएमयू को 1.67 into 10 power minus 24 माना, क्यों हमने 1 मोल को एवोगैड्रो नंबर माना, अब आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा। हमारी वैल्यूज जो है बहुत ही आसान मिल रही हैं, हमें अलग-अलग वैल्यूज याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? इसका मतलब आई कैन से, मैं क्या कह सकता हूँ? किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास इन ग्राम जो होगा बेटा, वो इसके 1 मोल को करस्पॉन्ड करेगा। देयरफॉर 1 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1 अपॉन मोलर मास। और x ग्राम में कितने मोल होंगे बेटा? x अपॉन मोलर मास। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात आपके खोपड़ी में घुस रही है? क्लियर है? ठीक है? अच्छा, और इसका वाइस वर्सा कर लो। क्या 1 मोल में क्या होगा? मोलर मास होगा। देयरफॉर y मोल्स में क्या होंगे? कितना ग्राम? y इंटू मोलर मास। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, अगेन इट इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैस। ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा आप लोगों को? श्योर? चलिए फिर, आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स इट टुडे, थैंक यू ऑल। और इसको आप ध्यान से पढ़ना, पढ़ के आना। थैंक यू बेटा, थैंक यू।